जब भी हम पारंपरिक ऑटो पार्ट्स कंपनियों के बारे में सोचते हैं तो मतलब दिमाग में वही पुरानी भारी मशीनों, भट्टियों और ग्रीस की तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल, एकदम टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग वाली इमेज। सही कहा। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सामने भारत फोर्ज के Q4 और FY26 के फाइनेंशियल नतीजों का पूरा चिट्ठा है। और मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो लगा कि ये कंपनी तो अब सिर्फ ट्रकों के पुर्जे नहीं बना रही, ये तो सीधे अंतरिक्ष की तरफ देख रही है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, मतलब अगर आप FY26 के ठोस आंकड़े देखें तो ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। तो आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 11% बढ़कर 16,812 करोड़ रुपए हो गया है। 16,000 करोड़ के पार, क्या बात है। बिल्कुल। और इबिड्डा भी 2,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू में भी करीब 8.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, स्टैंड अलोन मार्जिन 27% पे एकदम मजबूत खड़ा है। 27% मार्जिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वाकई शानदार है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कमर्शियल बेकरी को अचानक पता चले कि उनके ओवन का तापमान एडवांस एरोस्पेस पार्ट्स पकाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। उन्होंने अपनी मेटल फोर्जिंग की पुरानी महारत का इस्तेमाल एक बिल्कुल नई और हाई मार्जिन इंडस्ट्री में कर लिया है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। लेकिन एक चीज ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। रिपोर्ट्स में ई मोबिलिटी सेगमेंट में 450 करोड़ रुपए का राइट ऑफ दिख रहा है। हाँ, वो नंबर देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। वही तो, जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है तो ऐसे में भारी नुकसान बुक करके उस बिजनेस से बाहर निकलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या ये फ्यूचरिस्टिक तकनीक नहीं है? देखिए, ये बाहर से थोड़ा कठोर जरूर लगता है, लेकिन सच कहूं तो मैनेजमेंट का ये फैसला बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कैसे? असल में ग्लोबल ईवी मार्केट की दिशा अभी थोड़ी बदल गई है। वहां भारी प्राइस वॉर चल रहा है और सप्लाई चेन की दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही। एडॉप्शन रेट भी तो उतना नहीं है ना जितनी उम्मीद थी। बिल्कुल सही। तो सिर्फ भविष्य की उम्मीद के सहारे अपना कैपिटल फंसाए रखने के बजाय मैनेजमेंट ने तुरंत 450 करोड़ का नुकसान बुक किया। मतलब घाटा सहकर रास्ता साफ कर लिया। हाँ, और वो सारा पैसा और फोकस वहां शिफ्ट कर दिया जहां तुरंत कैश फ्लो गल रहा है, जैसे कि डिफेंस और एरोस्पेस। जो कि काफी स्मार्ट मूव है। जहां तुरंत ग्रोथ है वहां पूरी ताकत लगा दो। और ग्रोथ के आंकड़े तो मैंने भी देखे हैं। डिफेंस सेक्टर का ऑर्डर बुक लगभग 11,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी हाँ, 11,000 करोड़। और एरोस्पेस बिजनेस ने FY26 में 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। अरे वाह। और दिलचस्प बात यह है कि एरोस्पेस अब उनके Q4 के नॉन ऑटो एक्सपोर्ट्स का 26% हिस्सा बन चुका है। भारत फोर्ज किसी ग्लोबल OEM के लिए क्रिटिकल एरोस्पेस पार्ट्स बनाने वाली पहली भारतीय सप्लायर बन गई है। ये तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने बड़े ट्रांजिशन के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। बैलेंस शीट उनकी पूरी तरह से साथ दे रही है। उनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.41 है। अच्छा, मतलब कंपनी पर कर्ज का कोई भारी दबाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनके पास रिस्क लेने और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एक्सपैंड करने की पूरी वित्तीय आजादी है। तो एक बात बताइए, आप रेगुलरली ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हो तो लाइक जरूर कर देना। फिर अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में बताना। क्या हम ये मान लें कि कंपनी अपने मूल कमर्शियल व्हीकल मतलब CV बिजनेस को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर उन्होंने हाल ही में नासिक की फॉर्च्यूनर इंजीनियरिंग में 30% हिस्सेदारी क्यों खरीदी? ये तो एकदम पुराने और पारंपरिक बिजनेस वाला कदम लगता है। कि कुछ और है। वो अपनी पुरानी नींव को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ताकि हाईटेक बिजनेस को बिना रुके फंड किया जा सके। एकदम सही पकड़ा आपने। फॉर्चूना का अधिग्रहण उनकी मशीनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए है। कनेक्टिंग रॉड जैसे पुर्जों की मशीनिंग से उनके मौजूदा CV बिजनेस की सप्लाई चेन और मजबूत होगी। क्योंकि अमेरिकी और भारतीय CV मार्केट में तो अभी भी अच्छी मांग है। हाँ, और इसके अलावा वो अपने जर्मन स्टील बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, जो CY27 तक पूरी हो जाएगी। इससे आगे चलकर मुनाफा और सुधरेगा। मतलब मैनेजमेंट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और एनालिस्ट कॉल में उनका टोन भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की चुनौती का जिक्र जरूर किया, लेकिन वो FY27 के लिए भारत में 25% ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 25%? ये तो बहुत एग्रेसिव टारगेट है। और इसके लिए अगले 15 से 18 महीनों में लगभग 800 से 850 करोड़ रुपए के कैपेक्स की योजना भी है उनके पास।
क्या बात है। लेकिन रुकिए, एनालिस्ट Q&A वाले हिस्से में एक ऐसी बात थी जिसने मुझे सच में हिला दिया। आप अनमैन्ड ड्रोन्स वाले हिस्से की बात कर रही हैं ना? हाँ, मतलब अनमैन्ड ड्रोन्स के लिए छोटे जेट इंजन्स, ट्रकों के एक्सेल्स और लोहे के पुर्जे बनाने वाली कंपनी अब सीधे जेट इंजन सप्लाई कर रही है। ये इतना बड़ा जंप कैसे हुआ? यही तो इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा टेक अवे है। मैं तो कहूंगा ये रातों रात नहीं हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में उनकी जो दशकों की एक्सपर्टीज है उसे उन्होंने नए और बहुत जटिल सिस्टम्स डिजाइन करने में लगाया। मतलब वो अब सिर्फ किसी और के डिजाइन किए हुए पुर्जे भर नहीं बना रहे। बिल्कुल, वो अब क्रिटिकल एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम्स के खुद आर्किटेक्ट बन रहे हैं। ये किसी भी पारंपरिक बिजनेस के लिए एक शानदार सबक है जो फ्यूचर में खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहता है। सर्वाइवल का मतलब अपनी मूल कला को भूलना नहीं है, बल्कि उसी हुनर के लिए नए और बेहतर क्लाइंट्स खोजना है। सही बात है। कोई ऐसा स्टॉक जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बताओ, उसको नेक्स्ट ब्रेक करते हैं। या कौन सा स्टॉक आपको समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। अगर कल तक ट्रकों के सस्पेंशन बनाने वाली एक कंपनी आज ड्रोन्स के लिए जेट इंजन बना सकती है, तो आज की वो कौन सी अन्य पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो शायद कल की सबसे बड़ी ग्लोबल डिफेंस या डीप टेक दिग्गज साबित होंगी? इस बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को देखना यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है।